So hello everybody, welcome to the video. So in the previous videos we have already done the previous year question analysis. हमने PYQ analysis कर लिया था and on the basis of the previous year question analysis we have chalked out certain themes. हमने कुछ जो है वो themes को chalk out किया था कि आपके पास जो है किस तरह से इसको प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ कहाँ से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं. सो जस्ट हम पहले एक छोटा सा जो है वो रिकैप कर लेते हैं कि सवाल जो है वो कहाँ से पूछे जाने चाहिए और आपको जो है वो कौन से थीम्स के ऊपर जो है वो दबाव देना है. तो जो आपके पास पहला थीम है जहाँ से जो है वो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. एंड इन दी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन सवाल जनरली जो है वो यही पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है क्या चीज़ और आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के क्या प्रमाण हैं, क्या आपके पास जो है वो एविडेंसेस हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है वो असल में हुआ था. तो आपके पास एविडेंसेस और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या चीज़ है ये बताना ज़रूरी है, ये समझना जो है वो ज़रूरी है. देन द सेकेंड थीम इट इज़ द प्री डार्विनियन थ्योरीज. तो आपके पास प्री डार्विनियन थ्योरी से दूसरा थीम जो है वो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो जैसे आपके पास प्लेटो की थ्योरी हो गई. प्लेटो से तो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन लमार्क से जो है वो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं. प्लेटो की थ्योरी, एरिस्टोटल की थ्योरी, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. प्लेटो की जो थ्योरी थी इट वाज द आइडियलिस्टिक थ्योरी और फिर इसी चीज़ को एरिस्टोटल जो है वो आगे बढ़ाते हैं और एक निर्माण करते हैं, एक जो है वो नई थ्योरी बनती है, दैट इज़ नोन एज द स्केल थ्योरी. ठीक है. सो द थर्ड थीम इट वाज फ्रॉम द डार्विन. जो तीसरा थीम था वो जो था वो डार्विन से था. ठीक है. तो डार्विन से जो है वो हमने तीसरा थीम जो है वो अपना किया था. तो आपके पास जो डार्विन है, डार्विन से हमने देखा था, डार्विन की क्लास में हमने जो है वो ऑलरेडी देखा था, उसकी वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कि आपके पास जो डार्विन है, डार्विन को स्टडी करने के लिए पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि डार्विन के ऊपर इन्फ्लुएंसेस क्या हुए. इन्फ्लुएंसेस ऑब्वियसली प्री डार्विन जो थ्योरिस्ट से, जैसे आपके पास कैटास्ट्रॉफिज्म हो गया, उसके जो है वो डार्विन के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंसेस रहे हैं. फिर उसके बाद ग्रेजुअलिज्म का जो है वो एक चार्ल्स लियल का जो कंसेप्ट था उसका जो है वो डार्विन के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा. फिर उसके बाद ग्रेजुअलिज्म के बाद जो है वो आपसे डार्विन जो है वो माल्थस की थ्योरी से जो है वो बहुत प्रभावित थे. फिर उसके बाद वेलिस की जो आपके पास एवोल्यूशनरी बायोलॉजी थी उससे जो थे वो डार्विन जो थे वो बहुत प्रभावित हुए. ठीक है. देन उसके बाद जो है वो आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उससे डार्विन जो है वो बहुत प्रभावित हुए. फिर उसके बाद डार्विन ने एक बहुत बड़ा वॉयज लिया गैलापागोस आइलैंड के अंदर. कुछ ऑब्जर्वेशंस थे आइलैंड, वहाँ पे डार्विन के कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे थे और ऑब्जर्वेशंस के बाद जो है वो डार्विन ने अपने जो है वो पोस्टुलेट्स दिए. ठीक है. उसके बाद डार्विन का एक जो है वो आपके पास क्रिटिसिज्म होता है और एक बीच में हमने जो है वो एक कीटवल का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था मोथ्स के ऊपर. इफ़ यू हैवंट डन दिस ऑलरेडी, अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, सो प्लीज़ क्लास को पीछे रिवाइंड कीजिए, अभी स्टॉप कीजिए, इसको रिवाइंड कीजिए और उन सारी चीज़ों को जो है वो पढ़िए. देन आपके पास जो है वो फोर्थ थीम, द फोर्थ थीम इट इज़ फ्रॉम द post-Darwinism. So from the post-Darwinism, basically we have done the theory of mutualism. म्यूचुअलिज्म की थ्योरी की थी मर्गुलिस की, लिन मर्गुलिस की जो है वो म्यूचुअलिज्म की थ्योरी की थी. आफ्टर द थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म वी हैड सीन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विलियम बेटिसन के कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे थे. और विलियम बेटिसन के बाद जो है, विलियम बेटिसन से पहले जो है वो हमने बिटवीन द लिन मार्गुलिस एंड विलियम बेटिसन हमने जो है वो आपके पास मायर के जो है कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो देखे थे. तो ये आपके पास पोस्ट डार्विनिज्म है. पोस्ट डार्विनिज्म मैंने पिछली क्लास के अंदर भी समझाया है कि ये शुरू कैसे हुआ.
पोस्ट डार्विनिज्म की जो शुरुआत है वो आपके पास रीडिस्कवरी से हुई है. इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द रीडिस्कवरी, द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडलियन प्रिंसिपल्स. मेंडलियन प्रिंसिपल्स की कुछ रीडिस्कवरीज हुई, और रीडिस्कवरी से जो है वो जब मेंडलियन प्रिंसिपल्स को और डार्विनिज्म को जब हमने मिलाया, तो आपके पास जो है वो पोस्ट डार्विनिज्म की जो है वो फॉर्मेशन हुई. इसी के साथ एक और चीज़ भी इसी एरा के अंदर, जो आपके पास ये 1900s का एरा है, इसी के अंदर एक और चीज़ जो है वो आपके पास स्थापित हुई है, एक और चीज़ जो है वो आपके पास बनी है. दैट इज़ नोन एज न्यू डार्विनिज्म. कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जो डार्विन को मानने वाले थे, लेकिन वो साथ में ये भी बात मानते थे कि आपके पास जो डार्विन है, डार्विन ने आपको होलिस्टिक पिक्चर जो है वो नहीं दी है एवोल्यूशन की. डार्विन ने जो है वो आपको होलिस्टिक पिक्चर जो है वो नहीं दी है. ठीक है, तो होलिस्टिक पिक्चर देने के लिए बेसिकली उन लोगों ने क्या किया कि जो नई फोर्सेस हैं जो डार्विन ने निगलेक्ट कर दी थी, या फिर डार्विन को जिसके बारे में पता नहीं चल पाया था, उन फोर्सेस को जो है वो उन्होंने ऐड किया. उन्होंने इनहेरिटेबिलिटी समझाई. हेरिटेबिलिटी कैसे समझाई? विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडल. मेंडल के प्रिंसिपल से जो है वो उन्होंने इनहेरिटेबिलिटी को समझाया. इनहेरिटेबिलिटी को समझाने के बाद जो है वो उन्होंने बेसिकली जो म्यूटेशन जैसी फोर्सेस हैं जो डार्विन ने निगलेक्ट कर दी थी, उन फोर्सेस को जो है वो ऐड किया, और डार्विन के सिद्धांत को जो है वो रीइस्टेब्लिश किया. ठीक है, सो दे केम टू बी नोन एज न्यू डार्विनिस्ट्स. तो उनको जो है वो उसको इस चीज़ को, इस स्कूल को जो है वो हम न्यू डार्विनिज्म कहते हैं. खैर, न्यू डार्विनिज्म के ऊपर जो है वो सवाल नहीं पूछा गया है. तो न्यू डार्विनिज्म जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन थ्रू द PDF. मैं आपको जो है वो PDF फॉर्मेट में जो है वो आपको रिसोर्स सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, अगर आप बैच के अंदर जो है वो एडेड हैं तो आपको ग्रुप में ही जो है फाइल मिल जाएगी. ठीक है, सो देन यू हैव द फिफ्थ थीम. ये भी हमने जो है वो कल कर लिया था, मतलब जो पिछली वीडियो है उसके अंदर कर लिया था. और जो आपके पास पांचवी थीम है, द फिफ्थ थीम, इट इज़ फ्रॉम द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. इट इज़ फ्रॉम द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दैट वी हैव टू डू नाउ. सवाल जो था, जो हमने पहले सॉल्व किया था, वो ये था कि आपके पास कैसे जो है वो डार्विनिज्म, पोस्ट डार्विनिज्म से जो है वो आप सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हो. उस सवाल के अंदर हमने देखा था, दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2020. ठीक है, 2020 का ये जो है वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. वहाँ पे जो है वो हमने देखा था कि यह कैसे जो है वो आपके पास पोस्ट डार्विनिज्म जो है वो डार्विनिज्म और पोस्ट डार्विनिज्म जो है वो काम करता है, और कैसे जो है वो धीरे धीरे आपके पास जो है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो है वो डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो बेसिकली डार्विन के कॉन्ट्रीब्यूशंस वहाँ पे हमने देखे कि डार्विन ने किस तरह से जो है वो नेचुरल सिलेक्शन को जो है वो जिम्मेवार ठहराया, कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो है वो आपके पास ये सारी जो भी आपके पास ये एवोल्यूशन हो रहा है प्रकृति में, जो भी हो रहा है वो जो है वो आपके पास नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है. तो आपके पास वेलेस ने ऑलरेडी ये बात को इस्टेब्लिश कर दिया था कि जो है वो वेरिएशन है, डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन है वो है नेचुरल सिलेक्शन का. तो वो नेचुरल सिलेक्शन को सब्सटेंशिएट करके दिखाते हैं. सो ही बेसिकली सब्सटेंशिएटेड द नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन को जब उन्होंने सब्सटेंशिएट किया, करवा के दिखाया कि हाँ जी इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि आपके पास गलापागोस आइलैंड के अंदर फिंचीज़ के ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस पेश किए, बहुत सारी चीज़ें की, टर्टल्स के ऊपर पेश किए उन्होंने, जो है वो पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो शो किए. तो आपके पास उन्हें इससे जो है उन्होंने सब्सटेंशिएट करके दिखाया दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन, एंड द नेचुरल सिलेक्शन इज द प्राइमरी फोर्स फॉर एवोल्यूशन. ठीक है, ये डार्विन का जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. फिर उसके बाद पोस्ट डार्विन थिंकर्स में अंदर लिन मार्गुलिस वो म्यूचुअलिज्म के सिद्धांत को देती हैं. फिर उसके बाद जो है वो आपके पास विलियम बेटिसन है. विलियम बेटिसन म्यूटेशन को इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, सो ह्यूमरिक म्यूटेशंस वगैरह ऐसे कंसेप्ट जो है देते हैं. फिर आपके पास जो है वो मेयर हैं. मेयर जो हैं वो स्पीशाइजेशन का कंसेप्ट देते हैं. ठीक है, सो आपके पास जो है दीज आर द बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन. ये जो है वो आपके पास बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है,
So before we start with the synthetic theory of evolution, there is an announcement to make. So if you want to download the PDF file, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ डाउनलोड दी O2IS Academy ऐप. आप O2IS Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये जो कोर्स है ये मुहैया हो जाएगा, ये मिल जाएगा. एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इसके जो है वो आप रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल हैव अ PDF. एक जो है वो PDF आपको मिल जाएगी. ठीक है, इनसाइड दिस रिसोर्स सेक्शन आपके पास इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो भी PDF जो है वो अपलोड की जाती है, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द रिसोर्स सेक्शन. वो आपके जो है वो रिसोर्स सेक्शन में आपको मुहैया हो जाएगी, आपको मिल जाएगी. ठीक है जी, चलिए. सो द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. The synthetic theory of the organic evolution, it is the combination of many theories. So what happened was that during the World War II, जब आपके पास हिटलर ने यूरोप में तबाही मचानी शुरू कर दी, तो जितने भी आपके पास अच्छे बायोलॉजिस्ट थे यूरोप के, उन सब लोगों ने जो है वो अमेरिका में जो है वो असाइलम ले लिया, शरण ले ली उन्होंने अमेरिका में जाके. एंड अमेरिका वाज मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट देम. अमेरिका ने जो है वो बहुत हैप्पीली उनको एक्सेप्ट किया कि हमारे पास तो बना बनाया ब्रेन आ रहा है. तो अमेरिका ने बेसिकली जो है वो उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अच्छी खासी जो है वो जगह दे दी. उनको अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहने को मिल गया. और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे और जो है वो बायोलॉजिस्ट, बहुत सारे और जो है वो थ्योरिसिस्ट, फिजिसिस्ट, और आपके पास जो है वो फिलोसोफर्स के साथ जो है वो उनकी मीटिंग हुई. सो अमेरिका पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इट बिकेम अ हब. वो जो है वो आपके पास एक हब बन गया जेनेटिक्स के लिए. और यही हब से जो है लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपने पेपर्स को सामने रखा. और सब लोगों ने इकट्ठे होके एक होलिस्टिक पिक्चर डिज़ाइन करने की कोशिश की, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन, ताकि हम एवोल्यूशन को समझ सकें कि एवोल्यूशन चीज़ क्या होती है. ठीक है, तो इस एवोल्यूशन की जो आपके पास जो पूरी पिक्चर है उसको पेंट करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए. और उसी से जो है वो आपके पास जो उसी का प्रोडक्ट जो है दैट इज द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. वो है आपके पास सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. क्या कौन से फैक्टर्स हैं? म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, वेरिएशन. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स. हमने जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं वो कर ली थी. अकेला जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो रहता है. जस्ट जेनेटिक रिकम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जब आपके पास जो है जब आपके पास गेमीट्स बनते हैं, when you have the formation of the gametes, so during that formation of the gametes, so during the first phase, जो आपके पास पहला फेज होता है, during the first phase what happens is कि जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं वो क्रॉस ओवर करते हैं. इसके जो जीन्स हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे, इसके जीन्स जो हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे. इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से नो टू सिबलिंग्स दे आर आइडल. और जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो आपके पास जो है इसको माना जाता है दैट इट इज़ दी अनदर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर दी डाइवर्सिटी. ठीक है, हम पहले क्या था, मेंडल क्या मान रहे थे, इन्वायरमेंट, दैट द इन्वायरमेंट इज़ द प्राइमरी फैक्टर. लेकिन फिर जो है वो हमें ये पता चला कि ऐसे करके एक क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म भी होता है. तो जब आप जस्ट सी हाउ द गेमीट्स फॉर्म, मायोसिस माइटोसिस एक बार पढ़िए. सवाल डायरेक्टली मायोसिस माइटोसिस से पूछा नहीं गया, तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है ये इस सीरीज़ के अंदर उसको जो है वो हमने कवर नहीं किया है. तो जब आपके पास क्रॉसिंग ओवर होती है तब उससे जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन पैदा होता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज डाइवर्सिटी दैट वी सी. ठीक है, सो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है. बाकी जो है वो सारे के सारे जो हैं वो हमने कर लिए थे, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ठीक है, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का हमने पहले जो है वो एक काम किया था. देन द एक्सपोनेंट्स, हु आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. कौन कौन है इनके एक्सपोनेंट्स, कौन कौन है? सो
the synthetic theory of evolution, to understand it, we have divided it into three branches: population dynamics, genetics or genetics and mutation, and population genetics. ठीक है, हमने बेसिकली इसको जो है वो तीन ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया है. पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर अर्नस्ट मायर, जूलियन पॉपुलेशन जेनेटिक्स नहीं, पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर जो है वो अर्नस्ट मायर, जूलियन हक्सले, टी थॉम्सन. सो दे हैव डन अ वेरी प्राइमरी वर्क. ये जो है इन लोगों ने प्राइमरी काम किया है, पहला जो है वो काम इनका दिखता है आपको. देन यू हैव जेनेटिक्स एंड म्यूटेशन. In genetics and mutation, you have the work that is done by Dobzhansky, H.J. Muller, Hugo de Veris. Then आपके पास जो है you have the population genetics. Population genetics के अंदर हमने already देख लिया है that we have the work of Hardy and Weinberg. Hardy, G.H. Hardy, he was a mathematician. ठीक है, W. Weinberg जो थे वो genetics का ज्ञान रखने वाले थे. तो उसके बाद जो है यू हैव द सिविल राइट इफेक्ट ऑलरेडी वी हैव सीन. ठीक है, वो भी जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द पॉपुलेशन डायनेमिक्स. हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स में पहले कौन है आपके पास? अर्नस्ट मेयर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है, सो अर्नस्ट मेयर इंस्टेड or Mayer insisted that the entire genome, it should be considered as the target of the selection rather than the individual genes. What we were generally doing, हम क्या कर रहे थे? Basically what we were doing was कि आपके पास जो है हम कहते थे that there is one gene, so there is one physical feature. तो आपके पास एक जो है वो physical feature है. ठीक है, आपके पास जो है एक जीन होगी, वो एक जीन जो है वो एक फिजिकल फीचर जो है वो डेवलप करेगी. ठीक है, सो इफ दैट फिजिकल फीचर इट इज डिजायर्ड बाय नेचर, if this physical feature it is desired by nature, then it will be selected. If it is not desired by nature, then it would be rejected. तो इसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, so this is what we have already done or we have been doing, that there is one gene and this one gene it leads to the formation of a physical feature. If this physical feature it is desired by the nature, then it will be selected. If it is not desired by the nature, it will be rejected. If this physical feature it is rejected, then the gene will be rejected. If this physical feature it is accepted, then the gene it itself will be accepted. Gene भी accept हो जाएगी भाई. Getting the point? So Ernst Mayer insisted that आप जो है वो पूरा का पूरा जीनोम जो है वो स्टडी कीजिए. So Ernst gave this idea. So what happens is that there are multiple genes. ठीक है, we have multiple genes. तो आपके पास एक कंसेप्ट है, पिछली क्लास के अंदर भी हमने एक कंसेप्ट किया था, पेलियोट्रॉपी के अंदर क्या होता है? दैट देयर इज वन जीन, दिस जीन इट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन वेरियस फिजिकल फीचर्स. बहुत सारे फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर 1, फिजिकल फीचर 2, फिजिकल फीचर 3, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स के ऊपर जो है वो इसका इन्फ्लुएंस होता है. एंड ऑन दी अदर हैंड देयर आर मल्टीपल जीन्स. You have gene 1, gene 2, gene 3. There are multiple genes that have effect on one physical feature. For example, let's say take the example of color. जो आपका कलर है, यहाँ पे एक जीन से ज़्यादा जीन्स, बहुत सारे जो जीन्स हैं वो मल्टीपल जीन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट एक्ट करता है. गेटिंग द पॉइंट? तो आपके पास ये कहते हैं that the idea that a few people have about the gene being target of selection is completely impractical. कि आपके पास ये जो आपका आइडिया है कि आपके पास जो है कि कुछ जीन्स जो हैं दे आर दी टारगेट ऑफ सिलेक्शन, कुछ जीन्स जो हैं वो आपके पास जो है वो सिलेक्शन का टारगेट है, ये पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल है. Why?
because there are multiple genes that are influencing one physical feature. A gene is never visible to the natural selection. जीन कभी भी विजिबल नहीं होती नेचुरल सिलेक्शन को, उसको फिजिकल फीचर्स दिखाई देते हैं. जब आप फिजिकल फीचर्स को रिजेक्ट कर देते हो, जीन को अपने आप जाना पड़ जाता है. ठीक है, लेकिन आपके पास हमेशा एक जीन एक फिजिकल फीचर के लिए जब रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, तो भाई साहब पूरे जीनोम को ही पढ़ोगे ना. सो अ जीन इज नेवर विजिबल टू द नेचुरल सिलेक्शन, and in genotype it is always in the context of the other gene. For example, here now the first gene, it will act in the context of the second gene. The second gene, it will act in the context of the third gene. So this is आपके पास बॉडी के अंदर जब आपका बॉडी का डेवलपमेंट होता है, there is this orchestra of the genes that is playing. एक पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है जीन्स का. कभी कोई स्विच ऑन हो जाती है, कभी ऑफ हो जाती है, कभी कोई ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, सभी ऑन हो जाती हैं. ठीक है, एंड द इंट्रैक्शन विद दोज अदर जीन्स, इट मेक अ पर्टिकुलर जीन ईदर द फेवरेबल और द लेस फेवरेबल. सो इट इज दैट इंट्रैक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट. ये जो आपके पास इंट्रैक्शन है, दिस इंटरेक्शन इट इज इंपॉर्टेंट. ये जो आपके पास इंटरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है. So we have to study the whole genome. पूरा का पूरा जीनोम आपको स्टडी करना पड़ेगा. अगर आप नेचुरल सिलेक्शन को, पॉपुलेशन कैसे बदल रही है, उस चीज़ को आप समझना चाहते हो, तो सारे का सारा जो जीनोम है उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा. Then only you will be able to know that how the genes work, how the genome it works. कैसे जो है वो जीनोम जो है वो काम करता है. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. देन यू हैव जूलियन हक्सले. सो नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन. इट इज हक्सले हु कॉइंड द टर्म एवोल्यूशनरी सिंथेसिस. सो बेसिकली हक्सले जो है वो आपके पास जो है वो नेचुरल सिलेक्शन को आगे रखने वाले हैं. ठीक है, तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल डोब्जांस्की हैं, डोब्जांस्की की बात की जाएगी तो वो म्यूटेशन को आगे रखेंगे. हीगो डेविस हैं, हीगो डेविस जो है वो म्यूटेशन और इनहेरिटेंस को आगे रखते हैं. लेकिन आपके पास हक्सले थे जिन्होंने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो एवोल्यूशन को सबसे जो है वो आगे रखा है. देन द नेक्स्ट इज टी थॉमसन. टी थॉमसन ने थॉमसन एंड बेल मॉडल जो है वो डिवाइस किया है. थॉमसन एंड बेल मॉडल, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉर्टिलिटी रेट एंड द रिप्रोडक्टिव रेट. सो जनरली जब हम फिशरीज़ की बात करते हैं ना एग्रीकल्चर के अंदर, तो आपके पास जो है वो वहाँ पे फिशरीज़ की पॉपुलेशन को देखने के लिए, समझने के लिए जो है वो टी थॉमसन मॉडल जो है या फिर थॉमसन एंड बेल मॉडल जो है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली व्हाट वी सी इज़ इफ़ वी कैच इनफ फिशेस, अगर हम बहुत सारी फिशेस कैच कर लेते हैं, देन देयर आर वेरी फ्यू फिशेस, बहुत कम फिशेस जो हैं वो बच जाती हैं. वो बहुत आपके पास जो है वो धीरे धीरे से जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं, और आपके पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी उनका जो है वो स्लो होता है. फिर धीरे धीरे जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, लेट्स से हमने एक भी फिश कैच नहीं की, हमने कहा कि अच्छा फिशेस को कैच कर रहे हैं तो पॉन्ड में फिशेस ख़त्म हो रही हैं. तो हमने क्या किया कि फिशेस को कैच नहीं किया, हमने उनको रिप्रोड्यूस करने दिया. सो व्हाट हैपन्स इज कि जब आप उनका रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक्सेसिव कर देते हो, व्हेन द रिप्रोडक्शन इज मोर, जब आपके पास जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, when the reproduction it is very much, it is very high, then what happens is आपके पास जो पॉपुलेशन है फिशेस की वो जो है अगेन उसका जो ग्रोथ रेट है वो आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो आपके पास फिशरीज़ के अंदर हमें बीच वाला एक रास्ता जो है वो खोजना पड़ता है, ना ही ज़्यादा मॉर्टिलिटी रेट रहे, ना ही जो है वो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव रेट रहे. जो आपके पास ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर भी यही चीज़ होती है कि अगर आप जो है वो ज़्यादा मॉर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ हो जाए, तब भी आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ का जो रेट है
वो कम हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा रिप्रोडक्टिव रेट रहे तो फिर भी जो है वो आपके पास ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो है वो पॉपुलेशन का रेट जो है वो धीरे धीरे, मैं रेट की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे जो है वो रेट जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज इन दी टी थॉम्सन मॉडल और थॉम्सन एंड बेल मॉडल। फिर उसके बाद आती है बात जेनेटिक्स एंड म्यूटेशन की और म्यूटेशन की। म्यूटेशन का एक बहुत बड़ा काम है इन लोगों का। पहला काम जो है वो है डोब्जांस्की का। डोब्जांस्की कहते हैं दैट द इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉम द चेंजेस इन द क्रोमोसोम्स ग्रेटर देन द जीन म्यूटेशन आर कॉमन एंड दे आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो होता क्या है, डोब्जांस्की सेज दैट द म्यूटेशन ये लगातार जो है वो आपके पास होता रहता है। ठीक है, द म्यूटेशन इट हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली। म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है उसको हम म्यूटेशंस मान सकते हैं। दैट दीज म्यूटेशंस दे प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल, that it produce the raw material, and this raw material it causes the change in the frequencies। ठीक है, तो आपके पास जो है ये रॉ मटेरियल जो है वो लोगों के अंदर, जब लोग बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं तो लोगों के अंदर अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाता है। जब ये रॉ मटेरियल आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है, जब आपस में ये रॉ मटेरियल कम्बिनेशंस बनाना स्टार्ट कर देता है, देन इट डेवलप्स न्यू फिनोटाइप। तब आपके पास नया फिनोटाइप जो है वो डेवलप होता है। नाउ दिस फिनोटाइप इट इज टेकन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ नेचर। ये जो फिनोटाइप है वो ये जो है वो नेचर के पास चला जाता है। अब नेचर देखती है कि इस फिनोटाइप को रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, व्हाट यू वांट टू डू फ्रॉम इट। ठीक है, इफ वो कहती है कि नहीं रिजेक्ट करना है तो हम ये कह देते हैं दैट दीज म्यूटेशंस, ये जो आपके पास म्यूटेशंस हैं ये जो हैं वो आपके पास हार्मफुल हैं। अगर आपके पास जो है ये कहता है, नेचर कहती है कि बहुत बढ़िया काम किया, तो आपके पास जो है ये जो आपके पास म्यूटेशंस हैं दे आर गुड म्यूटेशंस बन जाती हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कैसे चेंज होती है, इट चेंजेस विद द हेल्प ऑफ आइसोलेशन। ये जो है वो आइसोलेशन के ज़रिए जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, जब इंसान जो है वो आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर के अंदर एक दूसरे के साथ ही रिप्रोड्यूस करता है, इनब्रीडिंग करता है। देन H.J. मुलर ही प्रपोज्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द ड्रामेटिक डिसकंटिन्यूटीज। तो पिछली क्लास के अंदर हमने एक किया था म्यूटेशन जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे हम कर रहे थे बेटीसन ने जो है एक टर्म प्रपोज की थी सडन जंप्स इन एवोल्यूशन। ये सडन जंप्स तो जो थे अकॉर्डिंग टू बेटीसन दे वर द रॉ मटेरियल्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, होता क्या है कि बेटीसन कहते हैं कि ठीक है मान लिया मैंने कि जो एवोल्यूशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट मेरे ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है कि आपके पास एक सडन जंप चला जाता है, फिर एक बार एक जो है वो आपके पास जैसे इंसान के पॉलीडक्टाइली होने के चांसेस, ऐसे कुछ सडन जंप्स जो है वो आपको पॉपुलेशन में जो है वो दिखाई देते हैं। सो H.J. मुलर इन्हीं सडन जंप्स को जो है वो कहते हैं दैट दीज आर दी ड्रास्टिक डिसकंटिन्यूटीज। ये जो आपके पास ड्रास्टिक डिसकंटिन्यूटीज हैं ये आपके पास जो है वो आपके पास एक दीज आर ड्यू टू म्यूटेशंस। ये जो है वो आपके पास म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। ठीक है, एंड दीज म्यूटेशंस दे एक्ट समटाइम्स लाइक बैलेंस्ड लीथल्स। वो जो है वो आपके पास बैलेंस्ड लीथल्स की तरह से जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली मुलर ने और आपके पास जो ह्यूगो डोवेरिस है उन्होंने अपनी जो है वो थ्योरी को एक दूसरे के साथ बांटा। ठीक है, और उन्होंने ये देखा कि आपके पास ये जो म्यूटेशंस हैं, ये जो बेटीसन कह रहे हैं कि सडन जंप्स मुझे मिल रहे हैं, ये जो आपके पास म्यूटेशंस हैं ये और कुछ नहीं आगे चल के अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और बैलेंस्ड लीथल्स की तरह जो है वो एक्ट करेंगे। अब बैलेंस्ड लीथल्स क्या हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इन मेंडलियन जेनेटिक्स। हमने मेंडलियन जेनेटिक्स के अंदर ऑलरेडी जो है वो कर लिया है।
ठीक है, तो आपके पास जो है इस तरह से बैलेंस लीथल जो है वो बन जाते हैं। कई कई बार जो है जब आपके पास इनब्रीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इट इज़ दी, इसके अंदर क्या है कि आपके पास हेट्रोजाइगोट्स के अंदर जो है वो अक्सर आपको सिकल सेल जीन जो है वो मिल जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बंदा भी बिल्कुल जो है वो आपके पास मलेरिया रेजिस्टेंट भी हो गया, यू आर मलेरिया रेजिस्टेंट, यू कैन लिव इन दिस नाउ, यू कैन लिव इन दिस एटमॉस्फियर, आप इस एटमॉस्फियर के अंदर रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नाउ यू आर मलेरिया रेजिस्टेंट, यू कैन लिव इन दिस एटमॉस्फियर। बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि जब वो इन ब्रीडिंग करते हैं, व्हेन दे डू इन ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है कि उनके जो हिडन ट्रेट्स हैं, उनके जो हेट्रोजाइगोट्स हैं वो होमोजाइगोट्स में जो है वो बदल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन द बैलेंस लीथल, ये बैलेंस लीथल्स के अंदर होता है। ठीक है, देन आपके पास ह्यूगो डोवेरिस, अकॉर्डिंग टू हिम द न्यू स्पीसीज दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूस वेरिएशन, इन कंटिन्यूस वेरिएशन से नहीं बनता, इससे तो ओल्ड जो आपके पास स्पीसीज है वो ही चलती रहेगी, जो नई स्पीसीज है वो म्यूटेशन से जो है वो बनती है। ठीक है, सो ये जो है वो आपके पास ह्यूगो डोवेरिस ने बेसिकली बात कही। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस। देन आपके पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स हार्डी वाइनबर्ग हमने ऑलरेडी कर लिया था, सीवल राइट जो है वी हैव ऑलरेडी डन इट। उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि जो इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट है उसको जो है वो कंप्यूट किया था कि आपके पास कुछ रैंडम चेंजेस भी आ जाते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे। ठीक है, तो सीवल राइट और फिशर ने बेसिकली काम किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास जो है वो बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, जैसे आपके पास जेनेटिक ड्रिफ्ट की चेंज आ गई, जैसे आपके पास जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद आइसोलेशन हो गया, आइसोलेशन के बाद आपने इन ब्रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी। सो आपके पास इन ब्रीडिंग की वजह से जो म्यूटेशंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसके बीच में लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन में जो है वो जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होती हैं, इंटररेशियल मीटिंग्स होती हैं। सो फिर से जो है वो आपके पास जो नेचुरल सिलेक्शन है, फिर जो नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू सीवल राइट वो एक लास्ट फंक्शन है, जब सब कुछ हो जाता है तो नेचुरल सिलेक्शन लास्ट में आके जो है वो आपके ऊपर लगता है, आपके ऊपर लागू होता है। सो दिस इज सीवल राइट। देन देयर हैज़ बीन अ क्रिटिसिज्म ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की सिंथेटिक थ्योरी का एक काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो आपके पास क्रिटिसिज्म है। सो दिस थ्योरी इट एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन एज इट अकर्ड इन द पास्ट बट फेल्स कि ये जो है वो फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगा, ये नहीं बता सकती कि फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगा। ये बता सकती है कि आप बने कैसे, आप आए कैसे, आप आए कहाँ से, ये जो है ये सारी चीज़ें बता सकती है। लेकिन फ्यूचर में आप किस डायरेक्शन की तरफ म्यूटेशंस होंगे इसके बारे में ये जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। सो द चेंज इन द क्रोमोसोमल नंबर एंड द जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इसको जो है वो ओवर एम्फसाइज किया गया है। ऑन दी अदर हैंड जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो आपके पास कंपोनेंट है इसको अंडरमाइन किया गया है। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो आपके पास एक डाइवर्सिटी लेके आता है, बट वी आर नॉट ओनली वरीड अबाउट डाइवर्सिटी, हम सिर्फ डाइवर्सिटी के लिए वरीड नहीं है, वी आर वरीड अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। एवोल्यूशन हम बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की खाली बात नहीं है। तो जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो इनको जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक बहुत बड़ा स्थान देना चाहिए था, उसको स्टडी करना चाहिए था। लेकिन सीवल राइट के अलावा जो है वो किसी ने इसको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, इसको प्रॉपरली जगह जो है वो नहीं मिली। सो द रोल ऑफ द माइग्रेशन इन द एवोल्यूशन इट इज़ अनसर्टन, माइग्रेशन का रोल जो है वो बहुत अनसर्टन होता है, माइग्रेशन किस तरफ जाएगी इसके अंदर जो है वो आप अगर जेनेटिक फ्लो के अंदर जो है वो आप मैथमेटिक्स यूज़ करोगे देन ऑब्वियसली इट इज़ इनकंक्लूसिव, इट इज़ सुपरफ्लोस। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ख़राब आएंगे, क्योंकि माइग्रेशन किसको पता है कि किसकी सरकार गिरेगी, क्या होगा, माइग्रेशन किससे किसकी तरफ अगले 100 साल में होगी, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, नो बडी हैज़ सीन फ्यूचर, फ्यूचर तो देखो किसी ने देखा नहीं, तो क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं तो माइग्रेशन का रोल जो है वो बहुत अनसर्टन है। देन अकॉर्डिंग टू विलियम बेटिसन द सिंथेटिक थ्योरिस्ट
ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन दी मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ऐसी मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर जो है वो विलियम बेटिसन कहते हैं कि इन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज कर रखा है, ओवर एम्फेसाइज कर रखा है। जो आपके पास ये इनकी मैथमेटिकल और हिस्टोग्राफिकल रीएनालिसिस है सिंथेटिक थ्योरी का, इट लीड्स टू द कंक्लूजन दैट द सिंथेटिक थ्योरी इट इज नॉट द रिडक्शनिस्ट। रिडक्शनिस्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज हु इज अ रिडक्शनिस्ट? For example, there is a very complex phenomena like evolution itself. So what happens is, to understand the evolution, we pick one factor at one time. हम एक फैक्टर को एक टाइम के ऊपर पिक करते हैं, ठीक है। लेट्स से देयर इज F1 फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का कोई एक फैक्टर है, हमने उसको पिक किया, हम उस माइग्रेशन के फैक्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टडी करके रख दिया, उस एक फैक्टर को हमने प्रॉपरली समझा दिया आपको दैट व्हाट इज माइग्रेशन। फिर हम जो है वो म्यूटेशन को पकड़ेंगे, म्यूटेशन को स्टडी करेंगे। फिर जो है वो हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन को पकड़ेंगे, जेनेटिक रिकम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। सो दिस इज द रिडक्शनिस्ट अप्रोच, ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। एंड प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच टू अंडरस्टैंड एनी complex phenomena on the basis of cause and effect relationship। किसी भी आपके पास कोई भी आपके पास नेचुरल कम्प्लेक्स फिनोमिना है, आप उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से समझना चाहते हो, सो यू फॉलो दिस रिडक्शनिस्ट अप्रोच। सो बट रादर अ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी फॉलो तो इन्होंने की एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच, लेकिन ये बन क्या गई? एक स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी बन गई। स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कैसे बन गई? जो सीवल राइट का आपके पास जो सीवल राइट की जो इन ब्रीडिंग है, ठीक है, जो आपके पास जेनेटिक ड्रिफ्ट थी, इन ब्रीडिंग थी, उसको सबसे नीचे रखा। उसके ऊपर जो है वो आपके पास माइग्रेशन वगैरह को रखा। उसके ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो म्यूटेशंस को रखा। फिर जो है वो उन्होंने जो है वो नेचुरल रिकम्बिनेशन वगैरह को रखा। फिर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन को रखा। ये एक स्ट्रक्चरलिस्ट, ये तो स्ट्रक्चर बन गई है, ये तो एक स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी बन गई। और धीरे दिस इज व्हाट हैपन्स कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच इन्होंने फॉलो की, और रिडक्शनिस्ट अप्रोच फॉलो करते करते ये स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी बन गई, ठीक है। और नाउ ये आपके पास एक जब स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी बन गई, जब आपने कहा कि ये सबसे बड़ी फोर्स है, ये उससे छोटी 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 फोर्स है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स डिटर्मिनिज्म। आप डिटर्मिनिज्म की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। सो नियरली ऑल द ऑथर्स एक्सेप्ट जिमरमैन, दे एम्फसाइज्ड वेगली विद सम काइंड ऑफ एडिशनल फैक्टर ऑफ द एवोल्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने हमेशा जो है वो आपके पास कुछ वेग फैक्टर जो है वो अपनी थ्योरी के अंदर दिए हैं, क्योंकि थ्योरी जो वो देते हैं, जो वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, दे देमसेल्व्स दे आर नॉट एबल टू डिसाइफर प्रॉपरली, वो खुद जो है वो चीज़ों को नहीं बता पाते। सो द थ्योरी इट इज़ नॉट क्लियर अबाउट म्यूटेशन, दैट हाउ इट प्रोवाइड्स फॉर द मटीरियल फॉर द एवोल्यूशन। म्यूटेशन को भी ये प्रॉपरली नहीं बता पाए कि ये मटीरियल आखिरकार बन कैसे रहा है, ठीक है। इनब्रीडिंग बता दी इन्होंने, बट इनब्रीडिंग के अंदर भी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नेचर एक्सेप्ट करती है, क्या नेचर एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये प्रॉपरली नहीं बता पा रहे हैं। सो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, स्टडीज़ में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट तो कर दिया है कि म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस से जो है वो आपके से जो कुछ चेंजेस आती हैं, सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है, बट कैसे, हाउ, दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। देन आपके पास द रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ड्रग रेजिस्टेंस बाय बर्न, इन्होंने प्रूव किया है दैट द अडेप्टेशन इट डिपेंड्स मोर ऑन द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर अडेप्टेशन ज़्यादा डिपेंड करते हैं, म्यूटेशंस के ऊपर कम डिपेंड करते हैं। बर्न कहते हैं देखिए होता क्या है, दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड जीन साइलेंसिंग। आपके पास ऑलरेडी जो है वो इतनी जीन्स होती हैं, इतने जेनेटिक कम्बिनेशंस होते हैं दैट यू कैन अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट। So what happens in the mosquitoes, what happens in the superbugs is that हमेशा म्यूटेशन नहीं होते, ठीक है। इस चीज़ को समझना है कि हमेशा जो है वो म्यूटेशंस नहीं होते। समटाइम्स सम जीन्स आर साइलेंस्ड सो दैट द कम्बिनेशन ऑफ द जीन्स इट चेंज एंड द फिजिकल इफेक्ट ऑफ दैट दोज जीन्स दे चेंज, कि उसका जो फिजिकल इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इट कंप्लीटली इग्नोर्स द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को ये कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं,
ठीक है, ये तो बता देते हैं कि नई स्पीसीज आ रही हैं, म्यूटेशंस की वजह से आ रही हैं, ये बता रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज इसके बारे में ये साइलेंट है। ठीक है जी, चलिए। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसीलिए इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम लगाया गया है। नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन synthetic theory of evolution एक्सप्लेन नहीं करते, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं इसको, क्योंकि क्रिटिसिज्म्स इंपॉर्टेंट है भाई इसके। क्रिटिकली एग्जामिन सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की सिंथेटिक थ्योरी को हम क्रिटिकली एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। नाउ द आंसर, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर आप वही लिखोगे दैट देयर आर सर्टन पोस्ट मॉडर्निस्ट्स लाइक विलियम बेटिसन, अर्नस्ट मायर, जिन्होंने आपके पास जो है वो मेंडल की थ्योरी के साथ डार्विन की थ्योरी को मिलाया और इवेंचुअली आपके पास जो है वो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो है वो निर्माण हुआ। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जो है वो आप 3 ब्रांचेस के अंदर जो है वो स्टडी कर सकते हो। यू कैन स्टडी दी सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दीज 3 ब्रांचेस। पहली है पॉपुलेशन डायनेमिक्स, द सेकंड वन इट इज जेनेटिक्स एंड म्यूटेशन, द थर्ड वन इट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तीनों के प्रोपोनेंट्स लिखिए, फिर उसके बाद एक एक प्रोपोनेंट को जैसे पकड़ के हमने बताया है कि इसने क्या किया है पर्टिकुलरली, उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन इस तरह से सॉल्व कीजिए। देन एक एक लाइन के अंदर भी आप कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म जो है वो आपको बड़ा करना है। अब कौन कौन से क्रिटिसिज्म जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सो दीज क्रिटिसिज्म्स दे आर इम्पॉर्टेंट। सो फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया, ओवर एम्फसिस है जेनेटिक रिकम्बिनेशन के ऊपर, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर जो है वो आपके पास कम उन्होंने जो है वो ध्यान दिया है। फिर उसके बाद रीफ का जो है वो वुल्फ ऑफ रीफ का जो है वो क्रिटिसिज्म, ये वाला क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि उनकी मैथमेटिकल अप्रोच और हिस्टोग्राफिकल रीएनालिसिस ठीक है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच थी वो भी ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी बना देना, साइंटिफिक रीएनालिसिस करते करते, हिस्टोग्राफिकल रीएनालिसिस करते करते एक प्रॉपर स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी बना देना, ये जो है वो आपके पास जो है वो गलत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आप जो है वो विलियम बेटिसन का करोगे। विलियम बेटिसन का किस तरह से, कि आपके जो है उन्होंने कहा है कि माइग्रेशन जैसी, ये भी आपके पास विलियम बेटिसन का ही पॉइंट है कि जो माइग्रेशन जैसी जो फोर्सेस हैं उनको आप, दे आर वेरी अनसर्टन, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ जो है वो माइग्रेशन वगैरह को जो है वो कैसे आप समझा सकते हो कि माइग्रेशन जो है वो कैसे होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से कैसे समझा दोगे जब फोर्स ही अनसर्टन है, पता ही नहीं है आपको फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो इस थ्योरी के अंदर वेगनेस है उस चीज़ को जो है वो आपको बताना है कि हर किसी की थ्योरी, अगर म्यूटेशन की थ्योरी आप पकड़ोगे, विलियम बेटिसन का काम पकड़ोगे, ह्यूगो डेविस का काम पकड़ोगे, ठीक है, आप जो टी थॉमसन का काम भी पकड़ लोगे डायनेमिक्स के अंदर, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारे एक्सेप्शन, बहुत सारे वेग जो टर्म्स हैं, बहुत सारी वेग चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया हुआ है। ठीक है, तो किसी ने भी जो है वो आपका म्यूटेशन के बारे में, पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में कोई प्रॉपरली क्लियर जो है वो इंडिकेशन नहीं मिलता है आपको। देन उसके बाद जो है अडेप्टेशन। सो देयर आर मैनी जेनेटिक अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, जो कि आपके पास जो है वो जेएल बर्न कहते हैं, कि जिसकी वजह से आपका जो है वो चेंजेस आते हैं। जो आपकी फिजियोलॉजी है उसके अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं।
ठीक है, जो म्यूटेशन है ये जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, सो ये देन एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज जो है डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द क्रिटिसिज्म। इस तरह से जो है वो आपको क्रिटिसिज्म जो है वो लिखने हैं। क्रिटिसिज्म सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। इस तरह से आप जो है वो अपना जवाब जो है वो लिखोगे। सो प्लीज़ राइट दिस आंसर एंड सेंड इट इन हेयर। यहाँ पे जो है इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज दीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, तो भी आप जो है वो मेरे साथ बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर इट वॉज वर्थ वॉचिंग फॉर यू। आपने कुछ सीखा होगा, कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। थैंक यू वेरी मच।